हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइंस ज्ञान। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन नंबर 16 इज, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? CBSE 2010 में ये 1 नंबर के लिए पूछा गया था कि किस बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होता है? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन और अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आती है कि जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, दोनों तरफ आपको बैलेंसिंग करना जरूरी है। जितना आपका लेफ्ट साइड में मास प्रेजेंट होगा, उतना ही मास आपको राइट साइड में करना पड़ेगा, सो एज टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। दैट्स इट। So the question number 17 is, why do we apply paint on iron article? आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, आयरन के जो भी मटेरियल होते हैं, उसके ऊपर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए, पेंट क्या करता है, वो एयर या आप कह सकते हैं मॉइस्चर, और जो आपका आयरन का आर्टिकल है, इनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। जैसे ही आप आयरन आर्टिकल को पेंट करते हो तो क्या कर देते हो आप, एयर और मॉइस्चर की जो सप्लाई है आयरन तक डायरेक्टली, वो उसको कट ऑफ कर देते हो। क्योंकि आपको पता है आयरन बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ सर्टेनली रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगी। तो ठीक है, तो अब आयरन आर्टिकल की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, सो वी कैन राइट टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स वी हैव टू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। इसके अलावा आप केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का चैप्टर है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आयरन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू गिव आउट आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, किसके लिए? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। सो द क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑफ एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन क्या कहता है कि CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप उसको हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये आपके बन रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। देखो, एजर्शन भी एक स्टेटमेंट होती है, रीजन भी होती है। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि क्या आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि क्या एजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है। ठीक है, एजर्शन और रीजन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्या रीजन जो है एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो हमें समझना जरूरी है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो एजर्शन जो आपको पहली स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट डिकम्पोजिशन की गई है। हीट, क्योंकि ये वाला जो सिंबल होता है ना आपका, बेसिकली दिस ट्राइंगल मेड, इट इज ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट आप दे रहे हो, हीट देके आप इसको तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, हीट डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब जो रीजन है वो कह रहा है कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है, क्या ये इसका करेक्ट रीजन है, क्या ये रीजन वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो वो सारी बातें। अब देखो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एक अलग तरह की डिकम्पोजिशन है, जो किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन ये ऊपर वाली रिएक्शन तो हीट की उसमें हो रही है। इसका मतलब ये जो रीजन है एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह ट्रू है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन सर्टेनली इसकी प्रेजेंस में होती है। अब इसके लिए कौन सी केमिकल इक्वेशन होती होगी? आपको मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चंस के अंदर, क्या कि जो AgBr है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, जब ये टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? Ag + Br2। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन। लेकिन जो ऊपर वाली है वो हीट डिकम्पोजिशन है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, कंक्लूड क्या कर सकते हो आप? A इज ट्रू, A भी ट्रू है, R इज ट्रू, R भी ट्रू है, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑफ A। ठीक है, R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स इट।
सो द क्वेश्चन नंबर 19 इज assertion and reason. assertion कह रहा है कि photosynthesis is considered as an endothermic reaction, ठीक है, और रीज़न कह रहा है कि एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सभी को पता ही होता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, नीचे सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं, सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जहाँ पे एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, जहाँ एनर्जी लिबरेट होती है, निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो भी बता देती हूँ, उसके बाद हम इन दोनों के कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। रिड्यूस्ड फॉर्म लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं पहली जो बात है आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब जो रीजन कह रहा है उसका क्या है, एनर्जी गेट रिलीज्ड, एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो आपका रीजन है वो इनकरेक्ट है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। जब आर फॉल्स है तो ये तो रीज़न होने का, इसका स्पेसिफिक रीज़न होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ए आपका ट्रू है, आर फॉल्स है, दैट्स इट। तो द क्वेश्चन नंबर 20 इज अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। ये कुछ सॉल्ट्स आपको दिए गए हैं, इन सॉल्ट्स का एक स्टूडेंट एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है और पूछा गया राइट द कलर ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन दस फॉर्म्ड। तो आपको कलर बताने हैं किसके क्या होते हैं, ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है तब उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट, आफ्टर रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दूसरे नंबर पे आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर जो होता है दैट इज लाइट ग्रीन। वेरस थर्ड वन है सोडियम सल्फेट, इसका कलर होता है मिल्की वाइट। और जो लास्ट सॉल्ट आपको दिया हुआ है लास्ट वाला बेरियम क्लोराइड, उसका कलर है वाइट। तो कई बार आपके पास क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके अंदर यूँ ही बोला होता है कि कंपाउंड एक्स इज ग्रीन कलर्ड और ब्लू कलर, तो कुछ आपको कलर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 21 इज विच गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो यूज़ होती हैं किस लिए, ऑयल के फ्रेश सैंपल को स्टोर करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ऑयल के प्रोडक्ट्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए ठीक है, तो जिन गैसेस का हम यूज़ करते हैं वो है हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस। ये दोनों इनर्ट गैसेस होती है, मोस्ट एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। ऑयली सब्सटेंसेस को रेंसिडिटी से बचाती हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैंकेटिंग गैसेस भी बोला जाता है। So the correct answer is helium and nitrogen gas. So the question number 22 is why do fireflies glow at night? जो fireflies होती है वो रात को क्यों ग्लो करती है, ठीक है, उसके पीछे कौन से रिएक्शन है। तो देखिए जो fireflies होती हैं उनके एब्डोमेन में एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है ल्यूसीफेरिन। अब जैसे ही ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर करती है, एयर ऑब्वियसली, ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर करती है तो जो ल्यूसीफेरिन होता है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की वजह से
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए फायरफ्लाइज रात के टाइम आपको ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 23 इज हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस डैश। तो जो लाइमस्टोन होता है अगर आप उसको हीट करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। सॉलिड स्टेट होती है तो आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं। अब जब आप इसको हीट करेंगे, डेल्टा इट रिप्रेजेंट हीट हियर, ठीक है, तो जैसे आप इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, CaO प्लस CO2। ये सॉलिड फॉर्म में है, CO2 गैसेस फॉर्म के अंदर है। तो CO क्या है, क्विकलाइन और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके ऑप्शन में आप लिख सकते हैं क्या क्या निकल सकता है, एक तो क्विकलाइन निकलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सो द क्वेश्चन नंबर 24 इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज। तो यहाँ पूछा गया है जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हमें पता है, ठीक है। वाटर का जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, फाइन इट इज। तो जब आप इसका डिकम्पोजिशन करते हो तो क्या निकल के आता है, 2H2 प्लस O2। हाइड्रोजन गैस जो होती है और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जितनी अमाउंट में निकलती है वो डबल होती है ऑक्सीजन की अमाउंट की, ठीक है। तो इनका रेशियो हमेशा 2:1 रहेगा। अगर ऑक्सीजन 1 पार्ट है तो हाइड्रोजन 2 पार्ट रहेगा हमेशा। अब आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज होती है और ऑक्सीजन कौन से पे होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे रिलीज होगी, वेयरएज ऑक्सीजन हमेशा एनोड पे जाएगी। तो जो इनका मोलर रेशियो होता है दैट इज 2:1। So the question number 25 is identify x and y in the following reaction। तो आपको एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है बैलेंसिंग करते हुए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बैलेंसिंग में क्या करना है, जितना लेफ्ट साइड के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम राइट साइड में होने चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2 to the 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड में x लगा हुआ हाइड्रोजन के आगे, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 ले सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 4HNO3 प्लस Cu टू गिव आउट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस, अब देखिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, 4 होगी नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन तो ये रहे, ठीक है। और इसके आगे क्या लगाऊँ कि 4 हो जाए, ऑब्वियसली 2, तो यहाँ पे 2NO2 प्लस 2H2 आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी ऑब्वियसली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 की वैल्यू निकाली है। तो हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉपर है 1 है, राइट साइड में भी कॉपर 1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, राइट साइड में भी 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है, राइट साइड में कितने हैं, 2 और 2 ये भी 4 हो गए, ठीक है। अब रहते हैं ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 12 ऑक्सीजन है। अभी अपन राइट साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 to the 6 ऑक्सीजन ये रहे, 2 to the 4 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो इसका मतलब 6 + 4 + 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे। इसका मतलब इट इज़ नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो आपकी x और y की वैल्यू रही वो क्या रही, 4, और y की कितनी आ गई, 2, ठीक है। सो दैट इज इट। सो द क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक। 4 आपको यहाँ पे प्रोसेसेस दे रखे हैं, इनमें से बताने आपको कौन से एंडोथर्मिक हैं, ठीक है। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आप देख लीजिए किसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। पहला प्रोसेस देखिए, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप डाइल्यूट करते हो तो सर्टेनली इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, सो इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड इज सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, ठीक है। तो सॉलिड CO2 क्या है, सॉलिड, सॉलिड से जब उसको सब्लिमेशन कर रहे हो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। इस केस के अंदर जो हीट होगी या फिर जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन सर्टेनली। थर्ड नंबर पे देखिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन।
वेरएज फोर्थ वाला देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इस केस के अंदर भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आपका ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं सेकंड और फोर्थ जिस भी ऑप्शन के अंदर ये 2 और 4 आ जाएंगी तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सब्लिमेशन ऑफ आइस, ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दीज बोथ आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So the question number 27 is identify the reducing agent in following reaction। आपको यहाँ पे 2 रिएक्शंस दी गई हैं और यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट को हम डिफाइन कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब 2 रिएक्शन में आपको सर्टेनली रिएक्टेंट साइड में देखना होता है। देखिए इन दोनों में से देखिए अब कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। NH3 है, 5O2 है, NH3 वहाँ जाके NO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ये ऑक्सीजन गेन कर रही है। तो जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है NH3। वेरएज आप दूसरी रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट साइड में एक तो Fe2O3 है और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ध्यान से देखने में पता लगता है कि CO से CO2 बन रहा है, ठीक है। तो यहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट यही क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दूसरे वाले रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CO, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल। हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में क्यों स्टोर करते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज AgCl, ठीक है। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि लाइट सेंसिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सनलाइट के अंडर आता है या किसी भी लाइट इसके ऊपर कोई भी गिरती है तो उस वजह से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इट अंडरगोज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। to give out Ag plus Cl2 gas. So the question number 29 is grapes hanging on plant do not ferment, but after being plucked from the plant they can be fermented. Under what condition do these grapes ferment and is it a chemical or a physical change? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रेप्स होते हैं जब तक वो प्लांट पे होते हैं तब तक वो फर्मेंट नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है, बेसिकली क्योंकि प्लांट का भी एक इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो प्लांट के डिफेंस एक्शन की वजह से वो फर्मेंट नहीं करेंगे, सड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हम उनको प्लग करते हैं, प्लांट से तोड़ते हैं, तो उनके साथ क्या एग्जैक्टली होता है, देखिए उस केस में क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन ग्रेप्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अंडर एनारोबिक कंडीशन, अंडर एनारोबिक कंडीशन जो यीस्ट होता है ये इन ग्रेप्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वाइन बनती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। यीस्ट रिएक्ट विद द ग्रेप टू फर्मेंट इट, फाइन। सो शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सो जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था दैट वाज इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज। सर्टेनली इट इज अ केमिकल चेंज क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 30 इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फाइन। सो जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट वो क्या है, वर्ड इक्वेशन जो दे रखी है दैट इज इथीन इज बर्न्ड in presence of oxygen to form carbon dioxide, water and releases heat and energy, ठीक है। स्टेटमेंट है। सबसे पहले अगर मैं इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, इथीन, फाइन, इट इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, फाइन। तो वर्ड इक्वेशन है, इसको मैं अब सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करती हूँ केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। इथीन होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 या फिर C2H4 भी लिख सकते हो आप, कोई इशूज़ नहीं है, प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में लेते हैं O2 टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो गैस CO2 प्लस वाटर H2O
प्लस हीट एनर्जी। तो अब मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को C2H4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये गैसीय स्टेट के अंदर है, ये गैसीय स्टेट में है और ये लिक्विड है। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको बैलेंस करेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो पहले बैलेंसिंग करते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा टाइप की रिएक्शन है। इसका भी सिंबल गैस ही रहेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 4, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। फाइन। रिएक्टेंट साइड में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2 2 = 4 प्लस 2 1 = 2, 4 + 2 6 ऑक्सीजन है जी यहाँ पे। अब इधर देखिए कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो इसके आगे मैं 3 लगा देती हूँ, 3 2 = 6। तो इट इज़ नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा गया था, सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना हो गया हमारा। उसके बाद ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी है ये केमिकल रिएक्शन। देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न कर रही है, तो सर्टेनली इट इज़ अ कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शन तो है ही है, लेकिन आप एक और बात देखिए, हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडो, एक होती है एक्सोथर्मिक। तो दोनों मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, उस केस में ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स इट। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है या इनके अलावा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड।